हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी इसके पहले वाले लेक्चर में हमने 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी किया था। अब फोर्थ जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डेट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर, वो हम यहाँ पर जो स्टडी करने वाले हैं। तो बहुत सारे जो है नेचुरल फिनोमेना आप देखते होंगे, जिसके अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो है फ्लो जो है एक तरफ से दूसरी तरफ होता है। जैसे कि आप देखिए कि रॉ मैंगोज़ श्राइवल व्हेन पिकल्ड इन ब्राइन सॉल्यूशन दैट इज़ सॉल्ट वाटर, जो कैरी होती है जिसको आप रॉ मैंगो कहोगे, तो वो जो है सिकुड़ जाती है। जब आप उसको ब्राइन सॉल्यूशन सॉल्ट वाटर में डालते तो वो सिकुड़ जाती है ना, श्राइवल होती है। इसी तरह से विल्टेड फ्लावर्स रिव्यू व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर, तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि मुरझाए हुए फूल को जब आप जो है पानी के अंदर रखोगे तो दोबारा से जो वो खिल उठते हैं, है ना। तो ऐसे कुछ नेचुरल प्रोसेसेस आप देखते हो। इसी तरह से ब्लड सेल्स कोलैप्स व्हेन सस्पेंडेड इन सलाइन वाटर, सलाइन वाटर के अंदर जब आप ब्लड सेल्स को रखोगे तो वो कोलैप्स हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखोगे कि हम देखते हैं कि दीज प्रोसेसेस वी फाइंड वन थिंग कॉमन इन ऑल, और वो क्या होगा कि इसमें आप देखोगे कि ऑल दीज सब्सटेंसेस आर बाउंड बाय मेम्ब्रेन्स एंड दीज मेम्ब्रेन्स can be of animal or vegetable origin, or they occur naturally as well as they occur in the सिंथेटिक फॉर्म। तो यहाँ पर जो आप देखोगे कि ऐसी कुछ मेम्ब्रेन्स होती है इन सारे प्रोसेसेस का, जो अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि जो फ्रेश फ्लावर जो है ये पानी में रखने के बाद जो है दोबारा से खिल उठते हैं, और ब्लड सेल जो है ये सलाइन वाटर के अंदर जो है कोलैप्स होते हैं। ये सारे प्रोसेसेस के अंदर जो है एक कॉमन प्रोसीजर है किसके अंदर जो है एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन जो है फंक्शनिंग करती है, और ये मेम्ब्रेन एनिमल और वेजिटेबल दोनों ओरिजिन से हो सकती है। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि नेचुरल ऑकरिंग जो मेम्ब्रेन होती है जिसको आप पिग्स ब्लैडर कहोगे, पिग्स ब्लैडर, और इसी तरह से आप जो है सिंथेटिक ओरिजिन की अगर आप कहोगे तो इट इज़ नथिंग बट अ सेलोफेन। तो ये नेचुरली ऑकरिंग है, नेचुरल, और सेलोफेन ये जो मेम्ब्रेन होती है ये सिंथेटिक होती है। तो इन सारे प्रोसेसेस के अंदर जो है इन मेम्ब्रेन्स का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले होता है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर जो है ध्यान देंगे। तो दीज मेम्ब्रेन्स अपीयर टू बी कंटिन्यूअस शीट्स, एक जो है शीट के तौर पर जो है ये अपीयर होती है, और द फिल्म्स एक बिल्कुल बारीक जो है फिल्म, बारीक जो है कोटिंग होती है। तो दे कंटेन अ नेटवर्क ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक होल्स और पोर्स। तो ये मेम्ब्रेन्स के अंदर आप देखिए कि शीट तो दिखती है, लेकिन उसके अंदर जो है बहुत ही बारीक बारीक जो है होल्स होते हैं, जिसको आप सब माइक्रोस्कोपिक होल्स जो है कह सकते हो, या इसको जो है आप पोर्स कह सकते हो। तो स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स like water can pass through these holes, but the passage of bigger molecules like solute is hindered। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये जो फिल्म्स होती है, बारीक सी जो है मेम्ब्रेन जो होती है, इसके अंदर से जो है स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, जैसे कि आप वाटर जो है कह सकते हो, वो जो है इसमें से पास हो सकता है। लेकिन जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो बिगर साइज़ के होते हैं, वो इसके होल्स के साइज़ से जो है बड़ी साइज़ के होते हैं, सो दे कैन नॉट पास थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स। तो ये जो फिल्म होती है, ये जो पोर्स होते हैं, इसके पोर्स में से सॉलिड मॉलिक्यूल जो है पास नहीं हो सकते, इसकी जो है पासेज जो है हिंडर होती है, ये रुकती है। तो मेम्ब्रेन्स हैविंग दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़ आर नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। इसको हम नाम देंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको शॉर्ट में हम लिखेंगे SPM। दिस इज़ कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो कौन सी प्रॉपर्टी? ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है इस मेम्ब्रेन से जो है पास हो सकता है, सॉलिड मॉलिक्यूल इसमें से जो है पास नहीं हो सकता है। सच मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। तो अज्यूम दैट ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड इफ this membrane is placed between the solvent and solution, then the solvent molecules will flow through the membrane from the pure solvent to the solution, and this process of flow of the solvent is called as osmosis। तो आप यहाँ पर देखिए
एक डायग्राम मैं आपको बना के बताता हूँ। आप क्या कीजिए, एक फनेल के अंदर इस तरह से सॉल्यूशन जो है आप इसमें फिल कीजिए। से फॉर एग्जांपल आपने यहाँ तक के जो है इसमें सॉल्यूशन फिल किया है, दिस इज़ द सॉल्यूशन। ओके, इस फनेल के अंदर जो है आपने सॉल्यूशन फिल किया है और यहाँ पे जो है आपने लगाया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये जो आपको दिख रही है ये मेम्ब्रेन जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। और उसके बाद जो है इस फनेल को आप जो है प्योर सॉल्वेंट के अंदर जो है डिप कीजिए। तो दिस इज़ द प्योर सॉल्वेंट। तो आप क्या देखोगे इसके अंदर कि ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करेगी, जो अपने अंदर से इसको जो है पास करेगी। तो प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये जो है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है, इस डायरेक्शन में आप जो है सॉल्वेंट को जो है फ्लो कीजिए। तो दिस प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड एंटर इनटू द सॉल्यूशन साइड। और सॉल्यूशन साइड जब एंटर होगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि इसकी जो हाइट होगी वो बढ़ती जाएगी। द हाइट ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन साइड विल बी इंक्रीजेस। तो यहाँ पर जो है इंक्रीज़ होगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम अटेन होगा और फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट जो है ये स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इस प्रोसेस को, जिसके अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो है पास होकर सॉल्यूशन साइड में जो है जा रहा है, इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं ऑस्मोसिस। द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज़ कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। तो ये बात जो ध्यान रखना है कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो है फ्लो नहीं करेंगे, सिर्फ जो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है फ्लो करेंगे। और ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि अगर आप कहोगे कि सॉल्वेंट तो यहाँ पर भी है और सॉल्वेंट यहाँ भी है, तो ये उल्टा डायरेक्शन क्यों नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखिए कि ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, एक ख़ास बात, ऑस्मोसिस के अंदर हम जो है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट तो लेते हैं, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है हमेशा याद रखिए, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान से सुनिए, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर जो ये सॉल्वेंट लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है एंटर होगा इसके अंदर। तो इस तरह से ये डायरेक्शन ध्यान रखिए, दिस इज़ द यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है, इस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को हम नाम देते हैं ऑस्मोसिस। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से आपको जो है मेंशन करना है कि दिस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज़ ऑलवेज फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो आप देखिए यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है, इसका कॉन्सेंट्रेशन लो है, मतलब ये तो सोल्यूशन है ही नहीं, सिर्फ सॉल्वेंट है। और यहाँ पर आप देखिए कि ये सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ पर जो है कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो ये सॉल्वेंट जो है यहाँ से इधर फ्लो करेगा और ऑटोमेटिकली इस फनेल की स्टेम में क्या होगा कि सॉल्वेंट की हाइट जो है या सोल्यूशन साइड पे जो है इसकी हाइट जो है बढ़ती जाएगी और इस तरह से जो है ये लेवल इंक्रीज़ होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ऑस्मोसिस जो है स्टॉप हो जाएगा, दैट मीन्स देयर इज़ द इक्विलिब्रियम अटेंड। तो यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम जो है अटेंड होगी। तो ये चीज़ जो है आप जो है समझिए, इसको हम जो है नाम देते हैं ऑस्मोसिस। तो ध्यान रखिए कि द फ्लो विल कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम इज़ अटेंड। जब तक कि इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं होती ये फ्लो जो है कंटिन्यूअस चलता रहेगा। और ध्यान रखिए कि द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द साइड टू सॉल्यूशन साइड across a semi permeable membrane can be stopped if some extra pressure is applied on the solution side। ये बात जो ध्यान रखिए, जो फ्लो है वो कब तक चलेगा, जब तक कि इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाती है। तो द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड टू द सॉल्यूशन साइड across a semi permeable membrane can be stopped if some extra pressure is applied on the solution। तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि ये फ्लो जो चल रहा है, ये जब सॉल्यूशन साइड पे जो है आप कोई एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हो तो उस वक्त ये जो है फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट को आप जो है स्टॉप कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है आप ध्यान रखिए कि दिस प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप्स
द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज़ कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस चीज़ को जो है आप देखिए एक डायग्राम से जो है समझ सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 2 कंटेनर लेता हूँ लाइक दिस। ये एक कंटेनर है मेरे पास और ये दूसरा कंटेनर है, और इन दोनों कंटेनर को मैं जो है कनेक्ट करता हूँ आपस में, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ SPM दैट इज़ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और एक साइड जो है मैं लेता हूँ प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने इसमें फिल कर दिया, दिस इज़ सॉल्वेंट, और यहाँ पर जो है मैंने लिया सॉल्यूशन, दिस इज़ सॉल्यूशन, ठीक है। और दोनों पर जो है मैं क्या करता हूँ, P एक्सटर्नल जो है अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए इसको जो है आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कीजिए, जिसको मैं P एक्सटर्नल कह रहा हूँ। और यहाँ पर भी जो है एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई हो रहा है, जिसको मैं P एक्सटर्नल कहूँगा। लेट अस सी, इसके ऊपर भी जो है एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, जिसको मैं P एक्सटर्नल कह रहा हूँ। दिस इज़ P एक्सटर्नल, दिस इज़ P एक्सटर्नल। जब तक के दोनों तरफ जो है सेम प्रेशर होगा, ये फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो ध्यान रखिए दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर एंटर होगा और इसकी जो हाइट बढ़ेगी। लेकिन आप इस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को उस वक्त रोक सकते हो जब कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर आप जो है सॉल्यूशन साइड पर जो है लगाओगे। तो मैं यहाँ पर जो P एक्सटर्नल प्लस पाई लिखता हूँ। पाई इज़ द एक्सटर्नल प्रेशर which can stop the flow of solvent molecule from lower concentration to higher concentration। तो इस flow of solvent को रोकने के लिए आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर इस सॉल्यूशन साइड पर जो है लगाना पड़ेगा। और ये एक्स्ट्रा प्रेशर जो आपने सॉल्यूशन साइड पर जो है अप्लाई किया है, जो कि इस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को जो है रोक रहा है, तो दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो पाई मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया है, दिस पाई इज़ नथिंग बट ऑस्मोटिक प्रेशर। आप ध्यान रखिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर भी जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पर जो है डिपेंड करता है, जिसके अंदर जो है आप नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ध्यान रखिए द ऑस्मोटिक प्रेशर, द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज़ ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो ये प्रोसेस जो है ऑस्मोसिस की वजह से हो रहा है, और इसको रोकने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रेशर आप अप्लाई करते हो सॉल्यूशन साइड पर, उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कह रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि the important point to keep in mind is that solvent molecule always flow from lower concentration to higher concentration। ये मैंने आपको पहले भी बताया, इस चीज़ को ख़ास तौर से जो है आपको नोटिस रखना है। तो the osmotic pressure has been found to depend on the concentration of the solution, and the osmotic pressure of the solution is the excess pressure that must be applied to a solution to prevent the osmosis, that is to stop the passage of the solvent मॉलिक्यूल थ्रू अप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो पैसेज है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, इसको रोकने के लिए जो आप एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, उस प्रेशर को हम नाम दे रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस डायग्राम से आप इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ सकते हो। फिर से मैं आपको बताता हूँ कि इस साइड में आपने जो है लिया है सॉल्यूशन, इस साइड में आपने जो है प्योर सॉल्वेंट लिया है, दोनों कंटेनर्स को आपने कनेक्ट किया है और बीच में यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाया है। और देखोगे दोनों के ऊपर जो है आपको एक्सटर्नल प्रेशर नज़र आ रहा है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है ये डायरेक्शन में जो है फ्लो होकर जो है इस सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है। जब आप जो है यहाँ पर इस एक्सटर्नल प्रेशर के साथ जो है कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हो, तो फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है ये स्टॉप हो जाता है, और इस तरह से आप कहोगे कि ऑस्मोसिस हैज़ बीन स्टॉप्ड। तो इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रेशर आपने अप्लाई किया है, उस प्रेशर को हम नाम देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चीज़ को जो है ध्यान रखना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एज इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन देयर आइडेंटिटी। तो ये भी जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करती है। तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस it has been found experimentally that osmotic pressure is proportional to the molarity, that is the C, capital C of the
सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर T। तो इस तरह से यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर को अब यहाँ पर जो है आप मोलालिटी नहीं बल्कि मोलारिटी के साथ जो है को रिलेट करोगे। तो ध्यान रखिए पाई इज इक्वल टू CRT गिवन टेम्परेचर पर ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पर जो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो आप देखिए कि इसमें आप जो है पाई को जो है CRT से जो है रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिसमें पाई जो है दिस इज़ कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड R इज़ द गैस कांस्टेंट। तो इसको जो है आप जो है कन्वर्ट कर सकते हो C जिसको हम जो है कॉन्सेंट्रेशन कहोगे एंड कॉन्सेंट्रेशन इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो N/V से हम जो इसको इंडिकेट करेंगे। तो इस इक्वेशन में C की वैल्यू जो है आप पुट कीजिए तो पाई इज़ इक्वल टू N/V इंटू RT। V को जो है आप इधर ले लीजिए तो पाई इंटू V इज़ इक्वल टू NRT। तो ये आप जो है इक्वेशन जो है डेराइव कर सकते हो। तो आप यहाँ पर जो है N को जो है आप कंसिडर कीजिए N2, क्योंकि यहाँ पर जो है मोलर मास ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट को आप जो है कंसिडर कर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट कंसिडर कर रहे हो। तो आप यहाँ पर जो है इसको N2 कंसिडर कीजिए तो हो जाएगा N2, ये हो जाएगा N2। तो पाई इंटू V इज इक्वल टू N2 इंटू RT। तो ये चीज़ जो है आपको मिलती है। अब N2 की वैल्यू जो है आपको नंबर ऑफ मोल्स लेना है, तो दैट इज़ नथिंग बट मास अपॉन मोलर मास। तो आप यहाँ पर फिर से जो है लिख सकते हो N2 इज़ नथिंग बट W2 अपॉन M2। तो वो वैल्यू जो है आप यहाँ पर पुटअप कीजिए तो आपको पाई इंटू V मिलेगा। पाई इंटू V इज़ इक्वल टू N2 की वैल्यू आप जो है रखिए W2 अपॉन कैपिटल M2 इंटू RT। ये वैल्यू आपको जो है मिलती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है पाई इंटू V इज़ इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू RT। अब उसके बाद जो है आपको क्या करना है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट जो है कैलकुलेट करना है। तो M2 को जो है आप इधर ले जाइए, पाई इंटू V को जो है आप इधर लाइए। तो आपकी ये इक्वेशन बनेगी, लुक हियर, आपके पास जो है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट की वैल्यू बनेगी M2 इज़ इक्वल टू W2 अपॉन पाई इंटू V इंटू RT। तो दिस इज़ द मैथमेटिकल इक्वेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जैसे आपने देखा ये 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मोलर मास की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो है आप इस चौथी वैल्यू से भी इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये इक्वेशन आपको जो है मोलर मास की मिलती है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर के ज़रिए से जो है आप डिराइव कर सकते हो। तो ध्यान से सुनिए कि ये चारों ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आप जो है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो 10 नोइंग द क्वांटिटीज़ ऑफ W2 T पाई एंड V, ये सारी वैल्यूज़ जब अगर आपको मालूम हो जाएगी तो आप बहुत आसानी के साथ M2 जिसको हम जो है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कह रहे हैं, आप इजीली जो इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर एक बात जो है ध्यान से सुनिए कि मेजरमेंट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड्स another method for determination of the molar mass of the solute, and this method is widely used to determine the molar mass of the proteins, polymers and other macromolecules. The osmotic pressure method has the advantage over other methods as pressure measurement is around the room temperature and the molarity of the solution is used instead of molality. यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर की जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट जो है बाकी के एक्सपेरिमेंट के ऊपर जो है ये मतलब जो है तरजीह रखता है। ये बेस्ट मेथड है। इसकी वजह क्या है कि यहाँ पर जो है प्रेशर मेज़रमेंट जो है हम कंसिडर करते हैं, जो कि रूम टेम्परेचर, अराउंड रूम टेम्परेचर पर जो है मेज़र होता है। साथ ही साथ आपने यहाँ पर देखा कि हम ये 3 प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूट कंसिडर करते हैं, जबकि यहाँ पर हम मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूट जो है कंसिडर कर रहे हैं। तो उस मोलारिटी को हम यहाँ पर जो है N/V के सेंस में हम ले रहे हैं। तो ये मोलारिटी की वजह से क्या होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर का जो एक्सपेरिमेंट है ये बेस्ट मेथड है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट एज कम्पेयर टू दिस 3 मेथड, दैट इज़ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। नो डाउट चारों मेथड्स
से आप जो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हो, बट बेस्ट मेथड इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस एक्सपेरिमेंट से आप जो है बहुत आसानी से मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट जो है कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो है प्रेशर का जो मेजरमेंट है अराउंड रूम टेम्परेचर है, और साथ ही साथ जो है मोलालिटी की जगह पर हम मोलारिटी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इट्स मैग्नीट्यूड इज़ लार्ज इवन फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। दिस टेक्निक of osmotic pressure for the determination of molar mass of the solute is practically useful for the biomolecules as they are generally not stable at high temperatures and polymers have poor solubility। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से जो है एडवांटेज मिलता है इस ऑस्मोटिक प्रेशर का, क्योंकि इसके अंदर आपको कहीं टेम्परेचर और अदर प्रोसेसेस को जो है अप्लाई नहीं करना है, ना तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है ना टेम्परेचर डिक्रीज़ करना है, और वेपर प्रेशर वगैरह का भी इसमें जो है कोई मामला नहीं है। तो आप सिंपली ऑस्मोटिक प्रेशर के ज़रिए से जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर जो है स्टेबल नहीं होते हैं, या फिर सिंपली जो है आप देखोगे कि जो पॉलीमर्स होते हैं ये सॉल्युबिलिटी इसकी जो है पुअर होती है, तो ऐसे सब्सटेंसेस का जो मोलर मास जो है आप इस ऑस्मोटिक प्रेशर के प्रोसेस से जो है बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो ध्यान रखिए, दो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, से फॉर एग्जांपल ग्लूकोज और यूरिया, सपोज दो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, लेकिन इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आपको सेम मिलता है तो आप इन दोनों सॉल्यूशंस को क्या कहोगे, दीज आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक। तो इस तरह से आपको जो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो थोड़ी देर के लिए आपके समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आप जो है पाई 1 कंसिडर कीजिए, दूसरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आप जो है पाई 2 कंसिडर कीजिए, तो दिस टू आर इक्वल। तो इफ़ द टू सॉल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर देन दे आर कॉल्ड एज isotonic solutions। तो when such solutions are separated by semi permeable membrane no osmosis occurs। चूँकि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है इसलिए कोई ऑस्मोसिस नहीं होगी। देयर इज़ नो एनी फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम एनी साइड। किसी भी साइड से जो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो आपको नहीं मिलेगा ऐसे सॉल्यूशंस के अंदर जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, दैट इज़ दिस सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। तो एग्जांपल मैं बताता हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड विद द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल इज़ इक्विवेलेंट टू 0.9% मास पर वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन कॉल्ड नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन एंड इट इज़ सेफ टू इंजेक्ट इंट्रावेनसली। ये बात जो है ध्यान रखिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है 0.9% मास पर यूनिट वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के बराबर होता है। इसलिए ये नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन हम इंट्रावेनसली जो है इसको इंजेक्ट कर सकते हैं। अगर ये ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर थोड़ा भी डिफरेंस रहा तो ये हमारे लिए जो है ख़तरे की बात है, हम उसको इंट्रावेनसली जो है इंजेक्ट नहीं कर सकते। तो सलाइन सॉल्यूशन जो होता है जनरली इट इज़ 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और ये 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो हमारे ब्लड सेल्स के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। इसलिए आप जो है बहुत मतलब जो है पीसफुली जो है आप इसको इंट्रावेनसली इंजेक्ट कर सकते हो अपनी बॉडी के अंदर। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखिए कि सलाइन सॉल्यूशन बोल के ये नहीं कि बस सोडियम क्लोराइड को आप वाटर में डिज़ोल्व कर लो, नहीं, बल्कि आपको जो है इस कॉन्सेंट्रेशन पर जो है सॉल्यूशन प्रिपेयर करना ताकि हमारे ब्लड सेल्स के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हो, तो आप उसको जो है इंट्रावेनसली उसको इंजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात जो है ध्यान रखिए। ऑन द अदर हैंड इफ़ वी प्लेस द सेल्स इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग more than 0.9% mass per unit volume sodium chloride, water will flow out of the cells and they would shrink। तो ये बात जो ध्यान रखिए कि अगर 0.9% से जो है आप अगर ज़्यादा जो है लेते हो, है ना, तो इफ़ वी प्लेस द सेल्स इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग द कॉन्सेंट्रेशन मोर देन 0.9% सोडियम क्लोराइड, तो क्या होगा, वो जो है सेल में से जो है क्या होगा, पानी जो है बाहर निकलेगा, वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल एंड द सेल विल श्रिंक। वो सेल जो है श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा और डैमेज होने के उसमें जो है चांसेस हैं। तो द सेल्स एंड दे सच अ सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड एज
हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए, ऐसे सोल्यूशन को हम जो है हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। तो से फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है दूसरा सोल्यूशन है जिसको हम नाम देंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो सपोज़ एक सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है, तो आप इसको जो है कंसिडर कीजिए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वन सोल्यूशन इज़ ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अनदर सोल्यूशन। तो आप ऐसे सोल्यूशन को नाम दीजिए हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो इफ़ द सॉल्ट concentration is less than 0.9% mass per unit volume, the solution is said to be hypotonic solution। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि it must be greater than 0.9% सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है, आपका जो सेल है उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.9% से जो है कम होता है। तो इस तरह से वहाँ पर क्या होगा कि सेल में से जो है वाटर निकल कर जो है ये सलाइन वाटर के अंदर चला जाएगा। तो ऐसे सोल्यूशन को हम नाम देते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और इसके उलट आप देखिए कि अगर 0.9% से कम जो है आपको मिलता है, इफ़ द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज़ लेस देन 0.9% मास पर यूनिट वॉल्यूम, देन द सोल्यूशन इज सेड टू बी हाइपोटोनिक। तो यहाँ पर जो तीसरा आपको मिलता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो से फॉर एग्जांपल पाई 1 इज़ लेस देन पाई 2। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 0.9% सोडियम क्लोराइड से कम मिलता है। तो हमारे बॉडी का जो सेल है अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.9% से कम होगा तो ये जो है ध्यान रखिए कि अगर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 0.9% है तो इसको हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे। इन दिस केस वाटर विल फ्लो इनटू द सेल इफ़ प्लेस्ड इन दिस सोल्यूशन एंड दे वुड स्वेल। और ऐसी सूरत में क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड का जो वाटर है वो सेल के अंदर जाएगा और सेल जो है क्या होगा, स्वेल अप होगा, वो फूल जाएगा और इस तरह से वहाँ पर भी जो उसके डैमेज होने के चांसेस है। इसलिए बात यह ध्यान रखना है कि अगर आपको सलाइन वाटर लेना है और उसको इंट्रावेनसली इंजेक्ट करना है तो ये कंडीशन उसके अंदर जो होनी चाहिए, तब ये आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा सेफ़ होगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो पार्ट है वो यहाँ पर जो कंप्लीट होता है। और एक बात जो है मैं आपको बता दूँ कि पीपल जो लोग होते हैं, पीपल टेकिंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट इन देयर फूड या फिर सिंपली सॉल्टी फूड, बहुत सारे लोग होते हैं कि एक्स्ट्रा जो है सॉल्ट जो है फूड के अंदर जो डालकर जो खाते हैं। तो अगर वो जो है इसके आदी होते हैं, ज़्यादा सॉल्ट खाने के आदी होते हैं, तो दे विल एक्सपीरियंस वाटर रिटेंशन इन द टिश्यू सेल्स एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऐसे लोगों के लिए जो है ऑस्मोसिस के ज़रिए से क्या होगा कि वहाँ पर जो है वाटर रिटेंशन जो है उनकी बॉडी के अंदर होगा एंड दिस रिजल्ट्स इन द पफीनेस और स्वेलिंग दैट इज़ कॉल्ड एज एडिमा। तो उसके अंदर जो है उनके अंदर जो है एक बीमारी होगी जिसको एडिमा कहेंगे। दिस इज़ नथिंग बट स्वेलिंग और पफीनेस। तो जो लोग जो है ज़्यादा नमक खाने के आदी होते हैं, खाने में एक्स्ट्रा सॉल्ट जो है डाल कर जो है खाते हैं, तो उनके अंदर जो है वाटर रिटेंशन होगा और उसकी वजह से उनके अंदर जो एक बीमारी होगी जिसका नाम है एडिमा एंड दिस इज़ नथिंग बट स्वेलिंग और पफीनेस ऑफ द टिश्यूज़। तो वाटर मूवमेंट फ्रॉम सॉइल इनटू प्लांट रूट्स and subsequently into upper portion of the plant is partly due to the osmosis। तो osmosis process के ज़रिए से ही आप देखोगे कि प्लांट्स के अंदर जो वाटर का जो फ्लो होता है वो सॉइल से प्लांट्स के टिश्यूज़ की तरफ जो जाता है। तो द प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाय सॉल्टिंग एंड फ्रूट्स बाय एडिंग शुगर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्शन। तो आप देखिए मीट जो है, जो फ्लैश वगैरह बहुत सारे लोग जो है उसको प्रिजर्व करते हैं तो उसके ऊपर सॉल्ट लगा कर रखते हैं। इसी तरह से फ्रूट्स वगैरह को जो है शुगर के अंदर जो है शुगर सायरप के अंदर जो है डिप करके रखते हैं। तो ये बहुत काफ़ी दिनों तक के जो है ख़राब होने से, सड़ने गलने से जो है बचते हैं और वो ख़राब नहीं होते। तो यहाँ पर जो है ऑस्मोसिस का ही प्रोसेस है जो इन फूड मटेरियल्स को जो है प्रिजर्व करके रखता है। तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस अ बैक्टीरियम ऑन सॉल्टेड मीट और कैंडिड फ्रूट्स लूजेस वाटर
एंड श्राइवल्स एंड डाइज। तो यहाँ पर जो क्या होगा कि अगर मीट के ऊपर कोई बैक्टीरियल एक्शन होता है या फ्रूट्स के ऊपर कोई बैक्टीरियल एक्शन होता है तो ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होगा कि वो जो है वाटर लूज़ करेंगे और वो सुकड़ कर जो है ख़त्म हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस में यह है आप बहुत आसानी के साथ फूड मटेरियल्स को जो है प्रिजर्व कर सकते हो बाय द यूज़ ऑफ ऑस्मोसिस। तो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन कुछ भी होता है तो वो वाटर लूज़ करते हैं वहाँ पर, और वाटर लॉस की वजह से वो श्रिंक हो जाते हैं, और श्रिंक होने की वजह से वो मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से फूड मटेरियल्स को आप जो है बहुत दिनों तक के जो है प्रिजर्व कर सकते हो, सेव कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए एक टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। तो देखते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस में होता क्या है। तो लेट अस सी। रिवर्स ऑस्मोसिस, जैसे कि अभी ऑस्मोसिस में हमने देखा फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को जो है चेंज करना है, उल्टा कर देना है। तो इसको हम नाम देंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। कैसे होगा? द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इफ़ अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड to the solution side, that is now the pure solvent flows out of the solution through the semi permeable membrane and this phenomena is called as reverse osmosis। अगर आप सॉल्यूशन साइड में जो है कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हो, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अगर आप अप्लाई करते हो तो सॉल्वेंट का जो फ्लो होगा वो रिवर्स हो जाएगा, सॉल्यूशन साइड से जो है वो सॉल्वेंट साइड में जो है जाना शुरू होगा। तो इस प्रोसेस को हम जो है रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर जो है कंसिडर करते हैं। लुक हियर, एक टैंक हमने लिया यहाँ पर, इधर जो है ये सॉल्ट वाटर है और इधर जो है फ्रेश वाटर है। तो सॉल्ट वाटर का कॉन्सेंट्रेशन फ्रेश वाटर से ज़्यादा है, तो सिंपली हम देखें तो ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, सॉरी ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर की तरफ, क्योंकि ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन है। तो इस तरह से ये सिंपल नॉर्मल ऑस्मोसिस है। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर जो प्रेशर है दिस प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर कर दीजिए। किधर? जो सॉल्यूशन साइड है, यानी कि सॉल्ट वाटर जो आपको दिख रहा है, ये प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए जो बहुत ही बेस्ट मेथड है। तो इसको जो है आप देखोगे तो जब आप जो है यहाँ पर प्रेशर सॉल्ट वाटर की साइड में, दैट मीन्स सॉल्यूशन साइड पर जब आप प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लेते हो तो यहाँ पर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट जो है ये रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और सॉल्ट वाटर से जो वाटर है सॉल्वेंट वो फ्रेश वाटर की तरफ जो है शिफ्ट होगा। और इस तरह से यहाँ पर जो है आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको फ्रेश वाटर मिलेगा। तो इस तरह से जो है आप देखिए कि यहाँ पर जो है आप जो समुंदर का पानी होता है, जो सॉल्ट वाटर होता है, तो उसको जो है प्यूरीफाई करने के लिए आप जो है ये रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है यूज़ कर सकते हो। तो व्हेन प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ अप्लाइड, प्योर वाटर इज़ स्क्वीज्ड आउट ऑफ द सी वाटर। तो जो समुंदर का पानी है उसमें से जो वाटर है वो निकल कर जो है फ्रेश वाटर में जो मिक्स होगा, तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट दैट इज़ वाटर इज़ फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये चेंज हो जाएगा। और इस में क्या होगा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर जो है ये जो मेम्ब्रेन है दिस इज़ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर जो है हम इसको नाम देंगे SPM, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो इससे जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है जो सी वाटर के अंदर है वो फ्लो होगा फ्रेश वाटर की तरफ, और इस तरह से सी वाटर को जो है आप जो है प्यूरीफाई कर सकते हो। तो ध्यान रखिए, अ वेराइटी ऑफ पॉलीमर मेम्ब्रेन आर अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। तो बहुत सारी जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो इस पर्पस के लिए जो यूज़ होती है। तो द प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर द रिवर्स ऑस्मोसिस इज़ क्वाइट हाई, ये बहुत ही ज़्यादा होता है। अ वर्केबल पोरस मेम्ब्रेन इज़ अ फिल्म ऑफ सेलुलोज एसीटेट प्लेस्ड ओवर आ सूटेबल सपोर्ट। सिर्फ यहाँ पर जो मेम्ब्रेन नहीं लगाना है बल्कि कुछ सपोर्ट आपको लगाना है, उसके बाद जो है आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाना है।
वरना क्या होगा कि ये प्रेशर जो है बहुत ही हाई होता है, जिसकी वजह से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है डैमेज भी हो सकती है। इसलिए इसको डैमेज होने से बचाने के लिए आप कुछ सपोज ऐसा सपोर्ट ले लीजिए, उसके ऊपर आप जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दीजिए और उसको यहाँ पर फिक्स कर दीजिए। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जब ये पास होगा हाई प्रेशर पर तो इस मेम्ब्रेन को जो है कोई डैमेज नहीं होगा। तो ये बात जो है ध्यान रखिए। तो सेलुलोज एसीटेट इज़ अ परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू इम्प्यूरिटीज़ एंड आयंस प्रेजेंट इन सी वाटर। तो ये बात जो ध्यान रखिए कि जो सेलुलोज एसीटेट जो मेम्ब्रेन है वो सिर्फ वाटर के लिए जो है परमिएबल है, लेकिन आयंस और जो अदर इम्प्यूरिटीज़ है वो परमिएबल नहीं है। तो दिस डेज मेनी कंट्रीज़ यूज़ डीसलाइनेशन प्लांट्स टू मीट देयर पोर्टेबल वाटर रिक्वायरमेंट्स। बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर जो है यही सी वाटर को जो है प्यूरीफाई करके डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो है उसको मतलब जो है प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है बहुत सारे कंट्रीज़ जो है यूज़ करते हैं, जिसमें सी वाटर को जो है प्यूरीफाई करके डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो उसको सप्लाई करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का पार्ट जो है कंप्लीट होता है। अब एक लास्ट पार्ट जो हम इसमें स्टडी करेंगे दैट इज़ एबनॉर्मल मोलर मासेस। तो इसी के साथ हम जो इसको कंटिन्यू करते हैं, दैट इज़ एबनॉर्मल मोलर मासेस। बस सिंपल जो है एसोसिएशन और डिसोसिएशन की बात है, तो उस पर से हम जो है पता कर सकते हैं कि एबनॉर्मल मोलर मासेस हम जो है किसको कहेंगे। तो वी नो दैट आयोनिक कंपाउंड्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर डिसोसिएट इनटू कैटायंस एंड अनायंस। फॉर एग्जांपल, if we dissolve 1 mole of potassium chloride, that is about 74.5 gram, 74.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, जिसको आप नाम दीजिए 1 मोल। इसको जब आप वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो ये क्या करेगा, K+ और Cl- आयन के अंदर जो डिसोसिएट होगा। तो वी एक्सपेक्ट 1 मोल ऑफ ईच ऑफ K+ एंड Cl- आयन टू बी रिलीज इन द सोल्यूशन। तो हम यहाँ पर जो देखेंगे कि KCl को जब आप वाटर में डिसोसिएट करते हो तो ये K+ और Cl- में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी एक्सपेक्ट दैट 1 मोल ऑफ K+ एंड 1 मोल ऑफ Cl- इज़ डिसोसिएटेड और रिलीज्ड इनटू वाटर। तो ये सोल्यूशन के अंदर जो है आपको मिलेगा। तो इफ़ वी इग्नोर द इंटर आयोनिक इंटरेक्शंस 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर और इन सोल्यूशन, तो ये क्या होगा, 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर would be expected to increase the boiling point by 2 into 0.52 केल्विन। तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज़ होगा 2 into 0.52 केल्विन, जो कि इक्वल होता है 1.04 केल्विन। तो यहाँ पर जो है आप इसको जो है ले सकते हो, इट इज़ अबाउट 1.04 केल्विन। तो अगर पोटेशियम क्लोराइड 1 मोल को आप जो है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो ये क्या करेगा, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को इतने वैल्यू से जो इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो 2 मोल्स जो है आयन जो है बन रहे हैं। तो 0.52 केल्विन जो इसका जो इंक्रीज्ड बॉइलिंग पॉइंट था वो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1.04 केल्विन जो है ये बढ़ जाएगा। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इतनी यूनिट से जो है, इतने नंबर से जो है ये इंक्रीज़ हो जाएगा। तो नाउ इफ़ we did not know about the degree of dissociation, we could be led to conclude that the mass of 2 mole particles is 74.5 ग्राम। तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसे कि हमने 74.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को जो है वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया था, अब यहाँ पे हमको ये बात समझ में आती है कि ये 2 मोल पार्टिकल का जो मास हमको मिलता है 74.5 ग्राम। तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पर जो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर एग्जांपल हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मास ऑफ 2 मोल पार्टिकल इज़ 74.5 ग्राम एंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड वुड बी हाफ ऑफ दिस, यानी कि ये हो जाएगा 37.25 ग्राम। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो ये 37.25 ग्राम जो है पोटेशियम क्लोराइड का मास हमको मिलता है। क्या हुआ, हमने पहले क्या किया, 74.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1000 ग्राम वाटर में जब डिज़ोल्व किया तो हमको ये बात पता चली कि 2 मोल्स ऑफ आयंस हमको जो है मिलते हैं, जिसमें 1 मोल जो है K+ है और 1 मोल जो है Cl- है। और इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का
टू नंबर से जो है इतनी यूनिट से जो है इंक्रीज़ हुआ, तो ये हो गया 1.04 केल्विन। और इस तरह से हमको ये समझ में आता है कि मास ऑफ दिस टू आयंस इज़ इक्वल टू 74.5 ग्राम। यानी कि हमने जो पोटेशियम क्लोराइड का मोलर मास लिया है वो मोलर मास जो है इन दोनों आयंस के बराबर है। और चूंकि ये दो आयंस का मोलर मास इतने के बराबर है, तो जब मॉलिक्यूल बनेगा पोटेशियम क्लोराइड तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये मोलर मास जो है इसके हाफ हो जाएगा, दैट इज़ अबाउट 37.25 ग्राम। तो ये चीज़ हमको जो है समझ में आती है। दिस ब्रिंग्स इनटू लाइट दैट द रूल that when there is dissociation of the solute into the ions, the experimentally determined molar mass is always lower than the true value। तो ये चीज़ हमको जो है समझ में आती है कि अगर आप जो है कोई ऐसा सब्सटेंस जो है सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हो जिसके अंदर जो डिसोसिएशन होता है, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उस सब्सटेंस का मोलर मास एक्सपेक्टेड वैल्यू से जो है कम होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि पोटेशियम क्लोराइड का मोलर मास एक्सपेक्टेड वैल्यू के एग्जैक्टली हाफ है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है दो पार्टिकल्स मिलते हैं, दो आयंस मिलते हैं। तो दो आयंस का मोलर मास जो है इतने के बराबर है, तो ये अब दोनों मिल गए तो एक पोटेशियम क्लोराइड मिला तो एग्जैक्टली इसके हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये बात कह सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंटली वैल्यू हमको मिलती है कि अगर आप कोई सब्सटेंस वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हो या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करके उसका सोल्यूशन जब प्रिपेयर करते हैं तो उसका जो मोलर मास जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम होगा। तो यहाँ पर कम का मतलब क्या हुआ, आपके पास दो पार्टिकल है तो मोलर मास जो है एग्जैक्टली हाफ होगा। अगर तीन पार्टिकल हुआ तो मोलर मास 1/3 हो जाएगा, चार पार्टिकल हुए तो मोलर मास 1/4 होगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये बात हमको समझ में आती है कि अगर किसी सब्सटेंस के सोल्यूशन प्रिपरेशन में डिसोसिएशन होता है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि अगर डिसोसिएशन हुआ तो जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसका मोलर मास हाफ होगा, हाफ नहीं बल्कि लेस देन एक्सपेक्टेड। तो हम इसको कहेंगे कि मोलर मास डिक्रीजेस किसमें, डिसोसिएशन में। जब डिसोसिएशन होगा कि मोलर मास एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे मोलर मास डिक्रीजेस इन डिसोसिएशन। अब इसके उलट एक प्रोसेस कंसीडर कीजिए, एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल। एसिटिक एसिड को जब आप बेंजीन में डिज़ोल्व करते हो तो ये दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं, और एसोसिएशन का जो रीज़न होगा दैट इज़ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए किस तरह से होगा, ये एक एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल और ये हो गया दूसरा एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल। तो देखिए इन दोनों के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड गेट एसोसिएटेड विद ईच अदर इफ़ दे आर डिजॉल्व्ड इनटू द बेंजीन। तो ध्यान रखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनिक एसिड दैट इज़ एसिटिक एसिड डाइमराइज इन बेंजीन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आप देखिए डाइमराइजेशन हो रहा है, ये जो है डाइमर बन रहा है बेंजीन के अंदर, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो है प्रोसेस होता है। तो दिस नॉर्मली हैपन्स in solvents of low dielectric constant. In this case number of particles is reduced due to dimerization। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ पार्टिकल जो है ये रिड्यूस हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पर जब हमको एक बात समझ में आती है कि दो मॉलिक्यूल्स आपके पास में जो है मतलब 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड आपके पास में स्टार्ट में थे, लेकिन जब आपने उसको बेंजीन के अंदर जो है डिज़ोल्व किया तो ये 2 मोल एसिटिक एसिड जो है उसके हाफ हो गया, मतलब 1 मोल बन गया। तो इस तरह से ये पूरा जो है एक डाइमर जो आपको मिलता है ये 1 मोल है। तो इस तरह से एसिटिक एसिड का एक्सपेक्टेड जो मोलर मास होगा वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या होगा, लेस होगा, लार्जर होगा। तो यहाँ पर देखिए एक पार्टिकल है और यहाँ पर 2 पार्टिकल है, तो इसके कंपैरिजन में ये मोलर मास जो है हाइयर है। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि मोलर मास इंक्रीजेस इफ़ देयर इज़ द एसोसिएशन, हम इसको नाम दे रहे हैं एसोसिएशन। डिसोसिएशन के एग्जैक्ट उल्टा प्रोसेस है एसोसिएशन। तो यहाँ पर जो है मोलर मास जो भी है उसका एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा, तो ये हाफ जो है आपको मिलता है, इसलिए यहाँ पर हम नाम देंगे मोलर मास इंक्रीजेस एज द एसोसिएशन ऑकर्स इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि एसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ डिपिक्टेड इन दिस डायग्राम। तो यहाँ पर जो इस एसोसिएशन को हम यहाँ पर शो करते हैं। तो इन
association the molar mass will increase and in case of dissociation the molar mass will decrease। यानी जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है उसके मोलर मास को हम यहाँ पर जो है सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स बनते हैं उसके कंपैरिजन में हम जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है डिक्रीज मिलेगा और यहाँ पर आपको इंक्रीज मिलेगा। तो इट कैन बी अनडाउटफुली स्टेटेड दैट if all the molecules of ethanoic acid associate in benzene then delta TB or delta TF for ethanoic acid will be half of the normal value। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये दोनों प्रॉपर्टी जिसको आप डेल्टा TF और डेल्टा TB कह रहे हो, दिस इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड दिस इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या होगा, ये प्रॉपर्टी एग्जैक्टली हाफ होगी बिकॉज दिस प्रॉपर्टी इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल हाफ हो रहा है तो ये वैल्यू भी जो है एसिटिक एसिड की हाफ हो जाएगी एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो द मोलर मास कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा TB एंड डेल्टा TF विल देयरफॉर बी ट्वाइस द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो यहाँ पर जो मोलर मास की वैल्यू जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू से जो है डबल हो जाएगी। तो यहाँ का जो मोलर मास है ये हाफ है, उसके डबल यहाँ पर आपको मिलेगी क्योंकि आप देख रहे हो कि मोलर मास और डेल्टा TB और डेल्टा TF ये आपस में एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन में है, जो कि हमने मोलर मास ऑफ द सॉलिड और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की जो वैल्यूज़ हम देखी थी उसमें जो है ये इन्वर्स प्रोपोर्शन के अंदर है। तो ये चीज़ जो आपको समझ में आएगी कि ये वैल्यू अगर कम मिलती है तो मोलर मास ज़्यादा होगा, ये वैल्यू अगर ज़्यादा मिलती है तो मोलर मास कम होगा। तो चूंकि यहाँ पर जो है देख रहे हो डेल्टा TB और डेल्टा F की वैल्यू जो है कम मिलती है यहाँ पर एसोसिएशन में, इस वजह से मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस जो है एग्जैक्टली डबल होगा क्योंकि यहाँ पे ये हाफ है तो उसके ये डबल हो जाएगी ये 1 और ये अगर इसको आप जो है एक कंसिडर करते हो तो ये हो जाएगा 2। तो ये एक मॉलिक्यूल है, एक पार्टिकल है, यहाँ पर जो है 2 मॉलिक्यूल या 2 पार्टिकल आप इसको जो है कंसिडर कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से जो है आपको नोटिस करना है। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि जो अभी हमने जो मोलर मास की वैल्यू देखा था, फॉर एग्जांपल देखिए M2 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय W1 इंटू W, यहाँ पर जो हमने वैल्यू लिया था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की, दैट इज़ M2 इज इक्वल टू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 इंटू डेल्टा TB। और इसी तरह से M2 की वैल्यू हमने यहाँ पर जो डेल्टा TF लिया था। तो आप ये दोनों रिलेशन को अगर देखते हो तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो डेल्टा TB अगर कम हुआ तो मोलर मास बढ़ेगा, डेल्टा TB अगर बढ़ा तो मोलर मास जो है कम होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप एसोसिएशन और डिसोसिएशन में ये मोलर मासेस को जो है कैलकुलेट करोगे। तो सच अ मोलर मास दैट इज़ आइदर लोअर और हायर देन द एक्सपेक्टेड नॉर्मल वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड एज एबनॉर्मल मोलर मास। तो ये मोलर मास जो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम या ज़्यादा हो सकता है उसको हम नाम देंगे एबनॉर्मल मोलर मास, क्योंकि मोलर मास जो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के एग्जैक्टली इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो ये वैल्यू अगर कम होगी तो मोलर मास बढ़ेगा, ये वैल्यू अगर बढ़ेगी तो मोलर मास कम होगा। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि डिसोसिएशन में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज़ हो रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज़ हो रहे हैं मतलब यहाँ पर जो डेल्टा TB या डेल्टा TF की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, और ये वैल्यू जब इंक्रीज़ होगी तो मोलर मास क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। क्योंकि यहाँ पर हम सिंपली ये सारी वैल्यूज़ को अगर हम ख़त्म कर दें तो हमको मिलता है M2 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा TB या फिर M2 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा TF। इस इक्वेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो आप देख रहे हो डिसोसिएशन के अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल इंक्रीज़ हो रहा है। नंबर ऑफ़ पार्टिकल इंक्रीज़ हो रहा है मतलब डेल्टा TB या डेल्टा TF की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ये दोनों वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है मीन्स इसके रिलेशन के हिसाब से मोलर मास जो है कम होगा, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं डिक्रीज़। इसी तरह से एसोसिएशन में क्या हो रहा है कि एसोसिएशन में जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो है कम हो रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर 2 पार्टिकल है, यहाँ पर सिर्फ 1 पार्टिकल है। तो एसोसिएशन में नंबर ऑफ़ पार्टिकल कम हो रहे हैं तो डेल्टा TB या डेल्टा TF की वैल्यू जो है कम हो रही है, और डेल्टा TB और डेल्टा TF की वैल्यू अगर कम हो रही है तो इस रिलेशन के हिसाब से मोलर मास इंक्रीज़ होगा। तो आप यहाँ पर देखिए मोलर मास इंक्रीजेस इन केस ऑफ एसोसिएशन। तो ये जो आपको जो है नॉर्मल वैल्यू से जो अदर वैल्यूज़ मिलती है तो ये जो वैल्यू को हम नाम देंगे एबनॉर्मल मोलर मास। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से बस ये 2 टर्म्स जो है आपको याद रखना है।
और ये जो मोलर मासेस की जो आपने रिलेशन जो इसके पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था विद रिस्पेक्ट टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को जो है अपने ध्यान में रखिए। तो डिसोसिएशन में पार्टिकल्स के नंबर जो इंक्रीज होते हैं और एसोसिएशन में पार्टिकल्स के नंबर जो डिक्रीज होते हैं। तो इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल के बेसिस पर ये वैल्यू जो डिटरमाइन होती है और इसकी वैल्यू पर जो है आपको मोलर मास मिलेगा। तो उसके हिसाब से लेस और मोर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है मोलर मासेस की मिलती है। तो इस टर्म को हम नाम देंगे एबनॉर्मल मोलर मासेस। तो इन 1880 में वांटहॉफ नाम का जो एक साइंटिस्ट, बस थोड़ा सा टॉपिक बचा है वो हम इसको जो है अभी कंप्लीट करते हैं। तो देखिए वांटहॉफ 1880 में, तो वांटहॉफ इन 1880 इंट्रोड्यूस्ड अ फैक्टर I नोन एज वांटहॉफ फैक्टर। तो वांटहॉफ फैक्टर जिसको स्मॉल आई से जो है रिप्रेजेंट किया, इसने जो है इंट्रोड्यूस किया टू अकाउंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट इनटू द सॉल्यूशन। तो ये जो है आई को जो है यहाँ पर जो उसने इंट्रोड्यूस किया, एंड दिस फैक्टर आई इज़ डिफाइंड एज नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। तब ये आई की वैल्यू जो है कई टर्म्स में हम ले सकते हैं। आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। तो इस तरह से आप जो है बहुत आसानी के साथ जो वांटहॉफ फैक्टर आई की वैल्यू किसी भी सब्सटेंस के लिए जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। जैसे आपने देखा कि पोटेशियम क्लोराइड के लिए जो है आपको मिलता है नॉर्मल मोलर मास जो है मिलता है वो 74.5 ग्राम और एबनॉर्मल मोलर मास आपको मिलता है 37.25। तो यहाँ पर जो है ये मल्टीप्लाइड बाय मतलब ये वैल्यू आपको जो है 2 मिलेगी आई की वैल्यू। तो पोटेशियम क्लोराइड के लिए देखिए 74.5 डिवाइडेड बाय 37.25, तो आई की वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी इज इक्वल टू 2। और ये इस तरह से भी आप देख सकते हो कि पोटेशियम क्लोराइड के अंदर जो है 2 पार्टिकल्स हैं, एक है K+ और दूसरा है Cl-। तो उस पर से जो है आप आई की वैल्यू पोटेशियम क्लोराइड के लिए 2 कैलकुलेट करोगे। इसी तरह से एसिटिक एसिड के अंदर आप देख रहे हो कि नॉर्मल मोलर मास में जो है आपको 2 पार्टिकल्स मिलते हैं और एबनॉर्मल मोलर मास के अंदर सिर्फ 1 पार्टिकल मिलते हैं, तो वहाँ पर वैल्यू हो जाएगी हाफ, दैट इज़ 0.5। तो एसिटिक एसिड का जो मोलर मास है 60 है ना। तो नॉर्मल मोलर मास आपको वहाँ पर दो पार्टिकल का मिलता है, तो आप वहाँ पर लिखिए 120 डिवाइडेड बाय 60। तो नॉर्मल मोलर मास जो है यहाँ पर आपको मिलेगा ओके। तो ये इस तरह से आप जो बहुत आसानी के साथ देख सकते हो। तो ये हाफ आपको जो है मिलेगा, तो आसानी के साथ आप इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो एसिटिक एसिड और उसका जो एसोसिएशन होने के बाद आपको हाफ पार्टिकल मिलेंगे। तो इस तरह से नंबर ऑफ़ पार्टिकल इसमें जो है 0.5 जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो वांटहॉफ फैक्टर को जो है कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला जो है आप यूज़ करोगे। इसी तरह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में अगर आप देखो तो वांटहॉफ फैक्टर आई कैन बी कैलकुलेटेड एज ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एक वैल्यू आप यहाँ पर जो इस तरह से भी ले सकते हो, आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इस टर्म्स में भी जो है आप वांटहॉफ फैक्टर आई की वैल्यू जो है मेज़र कर सकते हो। जो आपको ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दी गई है उसको जो है कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की है उससे जो है डिवाइड कर दीजिए, आपको वांटहॉफ फैक्टर आई की वैल्यू जो है मालूम हो जाएगी। इसी तरह से नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में अगर आप देखो तो उसमें भी आप जो है ले सकते हो टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो हम यहाँ पर लेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ particles
आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो इस टर्म्स में भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड आप लीजिए तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, तो यहाँ पर जो है आपको एसोसिएशन के बाद जो है एक पार्टिकल मिल रहा है एसिटिक एसिड जो डाइमर हुआ, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन यहाँ पर 2 पार्टिकल है, तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5। तो एसिटिक एसिड का वन ऑफ फैक्टर आपको 0.2 मिलता है। तो अगर मॉलिक्यूल डाइमराइज होता है तो 0.5 लिखना है, ट्राइमराइज होता है तो वो 1/3 हो जाएगा, टेट्रामराइज होता है तो 1/4 हो जाएगा, इस तरह से। और मोलर मास जो है उसके अपोजिट में जो है इंक्रीज़ होगा। अगर यहाँ पर जो है 1/2 हो रहा है तो मोलर मास जो है डबल होगा, 1/3 है तो मोलर मास जो है 3 टाइम्स होगा, 1/4 है तो मोलर मास जो है 4 टाइम जो इंक्रीज़ होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो हियर द एबनॉर्मल मोलर मास इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास एंड कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड बाय अज्यूमिंग दैट द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज़ नाइदर एसोसिएटेड नॉर डिसोसिएटेड। तो यहाँ पर हम जो है जनरली एक्सपेरिमेंटल टर्म्स में अंदर ये चीज़ कंसिडर करते हैं कि जो आपके पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो ना तो एसोसिएट हो रहा है ना डिसोसिएट हो रहा है। एक नॉर्मल टर्म्स में हम उसका जो है मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पर इजीली जो है वांट ऑफ फैक्टर के ज़रिए से जो है मोलर मास को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ एसोसिएशन वैल्यू ऑफ आई इज़ लेस देन यूनिटी। अगर यहाँ पर हम एसोसिएशन कंसिडर, इन केस ऑफ एसोसिएशन द वैल्यू ऑफ आई इज़ लेस देन यूनिटी, दैट मीन्स आई इज़ लेस देन 1 इन केस ऑफ एसोसिएशन, और वैल्यू ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन इन केस ऑफ डिसोसिएशन। तो ये चीज़ जो है आप यहाँ पर जो है ले सकते हो। तो वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर आई इज़ लेस देन यूनिटी इन केस ऑफ एसोसिएशन, while value of want of factor I is greater than unity in case of dissociation। तो ये चीज़ जो है आपको जो है समझ में आएगी। तो एग्जांपल हम लेते हैं, वैल्यू ऑफ I फॉर एक्वियस पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन इज़ क्लोज टू 2। जैसे कि हमने बताया आपको कि 2 पार्टिकल्स उसके अंदर बनते हैं तो ये 2 हो जाएगी। और इसी तरह से द वैल्यू ऑफ I फॉर एसिटिक एसिड इन बेंजीन इज़ नियरली 0.5, ये हाफ हो जाएगी एग्जैक्टली। तो यहाँ पर जो एसोसिएशन है तो एसोसिएशन में वैल्यू जो है लेस देन 1 होगी और डिसोसिएशन में वैल्यू मोर देन 1 होगी। तो इंक्लूजन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर मॉडिफाइज द इक्वेशंस फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो ये जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है मॉडिफिकेशन देती है। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो स्टडी किया है, दैट इज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो हमने जो है कैलकुलेशन किया था तो उसके अंदर जो है थोड़ा सा जो है उन इक्वेशंस के अंदर जो है एक मॉडिफिकेशन होगा। तो P10 माइनस P1 अपॉन P1 इज इक्वल टू P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज़ इक्वल टू, हमने इसको जो है x2 के बराबर लिया था, यानी कि n2 अपॉन n1 जो है कंसिडर किया था। तो उसको आप जो है वांट ऑफ फैक्टर I से मल्टीप्लाई कीजिए एंड इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय n2 अपॉन n1, दैट इज़ द मोल फ्रैक्शन, जिसको हम x2 सिंपली कहेंगे। तो ये जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की जो इक्वेशन थी, जहाँ पर जो है हमने क्या किया, वांट ऑफ फैक्टर I को भी जो है इंक्लूड किया है, तो ये वैल्यू बनती है। इसी तरह से हमारे पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम हमने जो है कंसिडर किया था। तो यहाँ पर आपको वांट ऑफ फैक्टर I भी जो है आपको इंक्लूड करना चाहिए, हो जाएगा I इंटू के बी इंटू एम। इसी तरह से डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ था, तो उसको हमने के एफ इंटू एम कंसिडर किया था, तो उसके साथ में आप जो है वांट ऑफ फैक्टर I जो है इंक्लूड कर दीजिए। इसी तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमने कंसिडर किया था, पाई इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी, पाई इज इक्वल टू एन टू आर टी
अपॉन वी है जो हमने कंसिडर किया था, इसके साथ में आप वांट ऑफ फैक्टर आई को जो इंक्लूड कर दीजिए। तो इस तरह से ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की जो इक्वेशंस थी उन इक्वेशंस को हमने वांट ऑफ फैक्टर के साथ जो मॉडिफाई करके ये 4 टर्म्स में है। तो दिस इज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दिस इज़ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज़ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड दिस इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। लास्ट वन जो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो आपकी बुक में देखिए टेबल नंबर 2.4 दिया हुआ है। तो दिस टेबल नंबर 2.4 डिपिक्ट्स द वैल्यूज ऑफ द फैक्टर आई फॉर सेवरल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट। I values approach 2 as the solution becomes very dilute. As expected, the value of I gets close to 3 for potassium sulfate. तो आप अपनी बुक के अंदर देखिए टेबल नंबर 2.4, टेबल नंबर 2.4 इसके अंदर जो है आपको वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यूज़ जो है अलग अलग जो है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए दी गई है। तो वहाँ से जो आप स्टडी करके ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह से जो है वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू जो है सॉल्यूशंस के कॉन्सेंट्रेशन पर जो है डिपेंड करती है। तो आप आसानी के साथ जो वो चीज़ उस टेबल से जो है समझ सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये चैप्टर सॉल्यूशन जो है कंप्लीट हुआ। बहुत इजी जो है चैप्टर है, 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर जो है पढ़ना है और सब के अंदर जो है मोलर मास से जो है उसको रिलेट करना है। तो बहुत आसानी के साथ जो आप इसको जो है वीडियोस जो है बार बार देखिए तो बहुत आसानी के साथ जो है आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आएगी। और कल से हम जो है पार्ट 1 का ही जो है नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है स्टार्ट करेंगे। ओके।